वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा और आपने ब्रेक से पहले देखा कि खूब गर्मा गर्मी हुई, आपने लाइव कॉल्स भी की, हमने कोशिश की कि कराची के मसाइल पर बात करें और काफ़ी हद तक करते भी रहे हम साथ साथ। पर टाइम की कमी की वजह से आपको पता है कि एक एक घंटा हमें हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं हर इशू पे और हर उस पर हमें बात करनी होती है। अभी भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब जो हैं तज्जियाकार, उनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल जी, गुड संडे। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, ये कराची के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि K21 है तो हमारा मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान में कहीं भी मसाइल होंगे हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, पर मेन हम कराची का चैनल है और कराची में है तो कराची में बहुत सारे मसाइल है, उस पर आप थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यानी कि जो कराची के मसाइल की बात करता है ना, वो पाकिस्तान के मसाइल की बात करता है, क्योंकि कराची जो है वो पाकिस्तान की शहरक है, कराची पाकिस्तान का हब है, कराची पाकिस्तान की बिजनेस सिटी है, कराची मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। सो अगर कराची की बात करें तो इट मीन्स कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जाहिर है, जैसे आपने कहा कि मतलब हर मेगा सिटी के मसाइल होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कराची में भी मसाइल हैं और दूसरी मेगा सिटीज़ में उन मसाइल के लिए स्पेशल फोर्सेस होती हैं, स्पेशल प्लानिंग्स होती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कंसंट्रेशन होती है। वहाँ पर ये इशू नहीं होता कि ये मेगा सिटी जो है इस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखती है या मेगा सिटी जो है उसमें कौन रहता है। वो लोग मेगा सिटी को अपने मुल्क की प्रॉपर्टी समझ के, अपने मुल्क की चीज़ समझ के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि कराची में नहीं किया गया और ये कभी भी नहीं किया गया। इसमें बहुत ही छोटा एक पीरियड आया था जिसमें आप कह सकते हैं कि कराची पे कुछ काम हुआ। ये मतलब 70 साल से इसका यही हाल है और यही वजह है कि वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में जा रहा है और दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। अगर आप उसको खाली कराची को देख रही हैं तो ये खाली कराची नहीं है, दिस इज मिनी पाकिस्तान। तो दुनिया भर के लोग यहाँ मतलब पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और दुनिया भर से यहाँ बिजनेस होती है, ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट होती है। सो जो इसके साथ हो रहा है इट्स नॉट गुड और अभी भी मतलब आंखें खोलनी चाहिए। जो लोग कराची को ओन नहीं करते वो समझते हैं कि नहीं, हमारा कराची से कोई मतलब वास्ता नहीं है, रहने के लिए कराची है और मतलब दूसरे कामों के लिए कराची नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए कराची नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि जो यहाँ के हालात आप ये देखें, गैस यहाँ नहीं होती है, बिजली यहाँ नहीं होती है, DHA जैसे एरिया में 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली लाइट नहीं होती, जबकि आप एक महीने अगर बिल नहीं दें तो नेक्स्ट मंथ वो काटने के लिए आ जाते हैं। और सर्विसेज का हाल ये है कि जी गैस तो आपने सुना होगा आजकल अभी सर्दियों में क्या हुआ है। नहीं, पर अभी भी नहीं आई, अब सर्दियां जी अभी भी नहीं आई। कराची में सर्दियां जो है वो मेरे हाल से बिल्कुल जा चुकी है, पर हम शाम को फिर भी थोड़ा एहसास करते हैं कि ठंड है, ताकि क्योंकि मार्च है पर ठंड है, पर सर्दी तो जा चुकी है पर गैस अभी तक प्रॉपर नहीं आई है जी। तो अब देखें, जहां पर बेसिक चीजें नहीं होंगी, जिस सिटी में गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी, अभी बारिश हुई थी आपने देखा था क्या हुआ था वहां पर, मतलब इतने अच्छा इलाका DHA, वहां पर बेसमेंट में लोगों के 10-10 फीट पानी आ गया। तो मतलब ये मतलब इसमें प्लानिंग नहीं की गई ना, इस सिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और पहले जो यहाँ मैनेजमेंट आई थी वो कहती थी इतना एरिया हमारा है, इतना एरिया कैंटोनमेंट का है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट आनी पड़ेगी, यानी इवन मैं कहता हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड को ही सारा दे दें कि भाई आप चलाएं, या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दें आप चलाएं। जब बाइफरकेटेड होगी तो उसमें क्या होगा, वो ये हिस्सा ये ऑन कर रहे हैं, ये हिस्सा ये ऑन कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता, इस तरह मेगा सिटीज नहीं चलती। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, अभी सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी से हमारे साथ एक मौजूद थे नुमाइंदा पिछले हफ्ते, तो वो ये कहे थे कि नहीं आपने देखा नहीं है, शायद आप देखें तो सही कि कराची के रोड हमने बनवा दिए हैं, हम लोगों ने सीवरेज का निज़ाम सही कर दिया, लोगों के मसाइल ख़त्म हो गए। उनका ये कहना और उनका ये सोचना है कि हमने सारे मसले हल कर दिए, जो थोड़े छोटे मोटे कहीं कहीं हैं, क्योंकि लाइव कॉलर्स हमारे जो हैं वो फ़ौरन एक्टिव हैं, वो फ़ौरन कॉल करके बोलते हैं यहाँ ये मसाइल है, यहाँ ये मसाइल है। अरे थोड़े थोड़े मसाइल हैं, पर ये भी आप हमें पता चलेगा हम फौरन हल करेंगे, तो इस पे आप क्या बात करें? देखें जी, अगर किया होता तो फिर आज मैं बैठ के यहाँ टीवी पे नहीं कह रहा होता कि जी यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर गैस नहीं है। अच्छा चले, आप बिजली गैस को हो सकता है वो ये एक्सक्यूज करें क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई है नहीं यहाँ, तो मैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर मतलब नहीं तनकीद करना चाहता क्योंकि उनको वो जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताऊं कि देखें, जहां तक गैस का और बिजली का ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है, वो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टोटली मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसमें आती हैं, जिनमें सड़कों का निजाम, जिसमें सेवरेज, जिसमें वाटर सप्लाई, ये चीज़ें जो है ना, ये तो फिर उनको करनी चाहिए। और अगर ऐसा होता तो एक मिसाल है कि जी चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। अगर ऐसा कराची में हुआ होता तो ज़रूर नज़र आ रहा होता। यहाँ पर हालत ये कि
मतलब जो मेन जो रेड जोन है ना, रेड जोन के भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पर आपको गाड़ी आप चलाएं तो आपको चलना मुश्किल होता है। तो जाहिर है अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वो नज़र आना चाहिए। मेरा ख्याल है नज़र तो किसी को भी नहीं आ रहा। आप कॉलर ले लें, कॉल ले लें, आपको पता चल जाएगा कराची का क्या हाल है। मतलब मेन एरियाज जो अच्छे एरिया हैं उनमें भी मतलब सूरत हाल ख़राब है, उनमें भी रोडें नहीं बनी हुई, उनमें भी रोडें टूटी हुई हैं, कभी कहीं से पानी जो है ना वो पाइपलाइन फट जाती है। तो कराची बहुत ज़्यादा इस वक्त कराची को बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। एक सुना था 1100 अरब का पैकेज आ रहा है, कभी 1100 अरब का आता है, कभी 2200, कभी 500, कभी 450, नज़र कुछ भी नहीं आता। तो अगर उस पर लग रहा है पैसा तो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि बारिश फिर आने वाली, जैसे कि साबका बारिश जो अब हुई थी जिसकी वजह से तबाही, कराची में 8-8 10-10 दिन लोगों की बेसमेंट में पानी था, 8-8 10-10 दिन बिजली नहीं थी और रोडों का बुरा हाल था, बहुत नुकसान लोगों का हुआ। तो अब भी जब बारिश आने वाली है तो कोई इकदाम आपको नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से या यहाँ के जो ओहदेदारान हैं जिनको देखिए लेवल की बात है कि अगर अब ये इस पे यहाँ दो बातें होती हैं। एक तो ये कि अगर बारिश आती है उस तरह की जिस तरह पहले आई थी या उससे ज्यादा आती है तो फिर तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर बारिश नॉर्मल होती है जैसे पिछले 5-7 सालों में हुई तो वो शायद थोड़ा सा कहीं, वो भी नॉट मतलब हर जगह पे नहीं, वो कहीं कहीं वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा। लेकिन ओवरऑल जब आप उसको देखेंगे तो आज भी सिचुएशन वैसी है। क्या हुआ है, बारिश कब हुई थी? बारिश आई थिंक ये हुई थी अगस्त में, ठीक है जी। तो अभी कितने महीने हुए? 7 से 8 महीने हुए। 7 से 8 महीने में कोई ऐसा इनकलाब नहीं लाया गया है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसला करें कि बारिश आएगी तो अब कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अगर बारिश आई वही मसाइल रहेंगे, वही सिस्टम होगा। ये कोई एक रात या 2 रात या 2 महीने या 4 महीने का नहीं है। इसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत वेल प्लान हमें करना है। हमें पैसा भी चाहिए होगा, हमें अच्छा पैसा के साथ काम करने वाले लोग भी हों, ऐसे इंजीनियर्स हों जिन्होंने ऐसे मेगा सिटीज में काम किया है, उन्होंने उनको तजर्बा हो या वो उसके लिए ट्रेंड हो। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इतनी आसानी से नेक्स्ट बारिश में आप ये ना कहें कि जी बिल्कुल मैं आराम से निकलूंगा डिफेंस से और मैं फेडरल भी एरिया चला जाऊंगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। नहीं, पर होता ही है कि जब बारिश होती है और पानी उस टाइम रोडों पे होता है तो उस टाइम बाहर निकलने के बाद आप उस टाइम सफाइयाँ और उस टाइम सारे सिस्टम किसको दिखा रहे होते हैं? उस टाइम तस्वीरें मीडिया पे आ रही होती है हर जगह के, इस टाइम यहाँ की सफाई वो खुद खड़े होके जो है वो करवा रहे हैं और ये और वो सारी चीजें पहले तो महकमा मौसमियात आपको पहले बता देता है ना कि इतनी बारिश होगी, ये अब तो थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाती है। बिल्कुल, तो पहले क्यों नहीं काम होता? इसकी क्या वजह है कि कराची को कितना लावारिस क्यों किया? इसकी अदम तवज्जो, प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रायोरिटी। के मेरी प्रायोरिटी क्या है? इस शहर को प्रायोरिटी दी नहीं गई। इस शहर से सिर्फ पैसा कमाना, हर गवर्नमेंट ने इस शहर से पैसा कमाया है और पैसा लगाया नहीं गया। हालांकि बड़ी सिंपल फॉर्मूला है, दुनिया में कहते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्ट देन गेट इट। आप किसी चीज पे पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न होगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ कि कराची पे लगाया हुआ पैसा उसी साल वापस हो जाएगा। गवर्नमेंट जितना पैसा यहाँ पे लगाएगी उसी साल वापस हो जाएगा। लेकिन नहीं होता। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है ये, अपने जो रेजिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की प्लानिंग इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से नहीं की जाती, रेजिडेंशियल एरिया की प्लानिंग रेजिडेंशियल एरिया के हिसाब से नहीं की जाती, कमर्शियल एरिया की प्लानिंग कमर्शियल एरिया के हिसाब से नहीं की जाती। देखें ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। रेजिडेंशियल एरिया की प्लानिंग जो होती है उसकी जो वाटर सेवरेज बोर्ड का निज़ाम होता है वो सारा उसके हिसाब से होता है, इंडस्ट्रियल में उसके हिसाब से होता है और कमर्शियल में उसके हिसाब से होता है। ये बाइफर्केटेड होता है। दुनिया में हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि यहाँ पे हमें वर्कलोड इतना होगा, यहाँ का वर्कलोड इतना होगा, यहाँ का वर्कलोड इतना होगा। यहाँ पर क्या है कि एक एरिया बनाया जाता है कमर्शियल रेजिडेंशियल के लिए। थोड़े दिन बाद पहले एक घर में एक दुकान खुलती है, फिर दूसरी दुकान खुलती है, फिर वो दुकान का शटर तोड़ दिया जाता है, फिर 15 दिन बाद दोबारा वो दुकान खुलती है, फिर एक दुकान यहाँ खुलती है तो बराबर में दूसरी, फिर तीसरी। नतीजा क्या होता है कि मैं आपको गुलशन इकबाल का एक इलाका बताऊं कि जो जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया था और वहाँ पर एक उसके साथ एक प्लाजा था, उस प्लाजा से जो साथ में घर थे उनमें पहले किसी ने एक कमर्शियल खोला, फिर दूसरा कमर्शियल खोला। मैं ये नहीं कह रहा कमर्शियल खोलना अच्छा, इससे रोजगार होता है, बट जब प्लानिंग की गई है रेजिडेंशियल के हिसाब से और एरिया खोल देगा कमर्शियल तो जाहिर है वो कैसे फिर वो लोड उठाएगा। तो नतीजा क्या होता है कि ये सारा फिर पैनिक शुरू हो जाती है। रोडें 30 फीट की रखी जाती हैं, रेजिडेंशियल में 40 होती हैं। 40 फीट की रोड पे या 30 फीट की रोड पे अगर कमर्शियल काम शुरू हो जाएगा तो ट्रैफिक, फिर उसकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, पावर सिस्टम, वो उस हिसाब से मैनेज किया होता है, वाटर सेवरेज बोर्ड का सिस्टम उसी हिसाब से किया होता है। तो जब आपने प्लान किया था उसको रेजिडेंशियल और वहां पे कमर्शियल हो गया तो फिर तो ये होगा। अगर आपने कमर्शियल प्लान किया था वहां पर इंडस्ट्री लग गई, हैवी कमर्शियल काम होने लगा। तो ये दुनिया में बड़े प्लान किया जाता है इसके लिए और बड़ी सख्तियां होती हैं कि जी नहीं यहाँ पर ये काम नहीं होने देगा, ये रेजिडेंशियल है तो चलो इसको थोड़ा बहुत लाइट आप कर सकते हैं,
कोई स्कूल खुल गया, हल्का फुल्का सा कोई, अब जाहिर है स्कूल नीड है, अगर प्लानिंग में स्कूल नहीं रखा गया है और वो खोल दिया गया है तो चल जाता है। लेकिन ये थोड़ी कि उसमें कमर्शियल प्लाजा बन गया, 4 मंजिलें हो गई, दुकानें हो गई, फिर उसमें लोगों का आना जाना, तो जाहिर है उसमें तो फिर ये चीजें होंगी। अच्छा, पार्किंग में भी मैंने देखा काफी पार्किंग एरियाज में भी लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको भी कोई नहीं देख रहा, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई पूछने वाला है, जो जैसा जो करना चाहता है वो कर रहा है। जी, इसमें एक्चुअली इसकी प्लान शुरू से नहीं हुई, इसकी प्लानिंग इस तरीके से इस शहर की हुई नहीं जैसे मेगा सिटीज की होती है। सबसे ज्यादा तो इसमें जो कसूरवार है वो है प्लानिंग वाले। हर प्लाजा में हर जगह बनाते वक्त, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल में, तो खैर लोग अपनी पार्किंग्स रखते हैं, लेकिन जब कमर्शियल प्लाजा बनते हैं या अगर कोई मतलब दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें प्लानिंग रखते वो उसका पार्किंग की प्लानिंग नहीं रखी गई। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि अगर पार्किंग की प्लानिंग नहीं रखी गई तो उसके बाद फिर वो नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, चीन की या ताइवान की, वहां पर ऐसा होता है जब ऐसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक प्लाजा को ले लेते हैं, उसे डिमोलिश करते हैं, डिमोलिश करके उसमें पार्किंग प्लाजा बना देते हैं। तो जहां जहां में पार्किंग प्लाजा की नीड है या पार्किंग की नीड है, आज भी वहां हो सकती है। बात देखिए फिर एंड पे वो जाती है कि आप अगर इसको मेगा सिटी समझकर इसके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो जरूर होंगे, लेकिन जब आप इससे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाएं, तो फिर उस सूरत में क्या होना है, यही होना है, ये दिन ब दिन। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि फिर जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो चले जाते हैं, वो फिर पैसा नहीं लगाते। बाहर की कंपनियां यहाँ आएंगी, मुझे बताएं कोई बाहर की कंपनी आती है, हमारे पास अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर वो प्लान करेंगे, वो जब इस शहर की हालत देखेंगे वो कहाँ रुकेंगे। यहाँ पर हालत ये कि मतलब 2-2 दिन लाइट नहीं होती है, और अगर आप अपना पावर सिस्टम लगाएं तो उसके अलावा आप चल ही नहीं सकते। पावर सिस्टम गैस बेस्ड होता है ज़्यादातर, या कोयले पे भी चल रहे हैं, तो गैस वाला हो तो उसमें भी नहीं। तो ये सारी मसाइल, इसको बहुत सीरियस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी, इसमें देखिए इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। कराची वो वाहिद है जिसको माँ और बाप दोनों की जरूरत है। इसमें वो नहीं हो सकता कि बाप जो है ना वो कोई बात नहीं बाहर चला गया पैसा कमाने के लिए, अम्मा संभाल लेगी, ऐसा नहीं है। कराची ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको जो है ना उसको दोनों की तवज्जो की जरूरत है और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। बिल्कुल, कराची सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, पर कराची जो है इस टाइम लावारिस है, कराची को देखने वाला कोई नहीं। कराची वाकई, अब जो वो पहले कराची, अभी एक बात हुई थी कि रोशनियों का शहर कराची, और वाकई ये अल्फाज मैं पहले सुनती थी, अब बहुत कम कहीं को कोई कह देता है, और वो ये कहता है रोशनियों का शहर कराची था। अब नहीं कहा जाता कि रोशनियों का शहर है, वो रौनक जो है ख़त्म हो गई, पर हमारी दुआ है कि अब वो रौनक दोबारा से ज़रूर है। अच्छा, एजुकेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये बताएं मुझे, जैसे कोविड-19 में जो जिस तरह से सिलसिला था, पहले तो स्कूल बंद हो चुके थे और फिर उसके बाद जब स्कूल ऑनलाइन भी क्लासेस होती रही, जो कि बहुत ज़्यादा लाइव कॉलर हैं वो लेते हैं। फिर मैं सवाल मुकम्मल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रियाज बात कर रहा हूँ, सैयद रियाजुद्दीन अहमद। जी जी। तो हम लोग यहाँ गुलशन इकबाल में रहते हैं, ब्लॉक 10A नेशनल सीमेंट हाउसिंग सोसाइटी में जी। और हमने ये तकरीबन 35 साल पहले घर बनाया था और अभी तक 35 साल गुजर गए, पानी टैंक का डलवाते हैं। ये हमारा इशू है 35 साल से। 10,000 रुपए का तो सिर्फ टैंक का पानी आता है हमारे पास। ठीक है जी, 35 साल पहले इन्होंने घर बनाया और अभी तक टैंकर आ रहा है गुलशन ब्लॉक 7 में, आई थिंक बता रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है। थैंक यू वेरी मच। इस पर हम बात करते हैं, आप शो देखते रहें। जी, ये बहुत बड़ा मसला है कराची का। और अब इसमें एक और बदकिस्मती सुने। अच्छा, ये कोई माफिया है जो पानी पहुंचने नहीं देता ताकि ये वाला जो बिजनेस है ये चमकता रहे? नहीं, हाँ ये तो है। टैंकर माफिया तो ऑफ कोर्स है, माफिया तो बहुत सारे हैं, आपको पर पता है। उनको सपोर्ट होगी ना? बिल्कुल सपोर्ट होती है, लेकिन देखिए इसका जो पानी वाला मसला है ना कराची का, फिर मैं वहीं करूंगा। 20 साल पहले एक मंसूबा शुरू किया गया था K4, आपने नाम सुना होगा। K4 की जो प्लानिंग की गई थी उसके हिसाब से अगर K4 चलता तो वो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ होता। हुआ क्या कि K4 पहले स्टार्ट किया गया। स्टार्ट में K4 की जो 2005 में प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग में उसके हिसाब से पानी को जो सप्लाई करनी थी वो प्लानिंग ही ऐसी की गई। कंसल्टेंट ने ऐसा प्लान किया कि जब उसमें इंप्लीमेंट के लिए वक्त आया तो उस वक्त देखा गया कि उसके अंदर तो बहुत सारे मसाइल हैं। और उसके बाद अभी फिर उसके बाद जब पानी के मसाइल देखें, हमारी अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारे कुछ अवेयर भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक नोटिस लिया था और जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी की सरबराही में एक वाटर कमीशन बना था। उस वाटर कमीशन ने उस केस को जब टेकअप किया तो टेकअप करने पता चला कि जी वो तो सारी प्लानिंग ही गलत है और वो तो बिल्कुल उसमें जितना भी था तो उसको फिर रीडू किया गया। अच्छा, जो मंसूबा समझ लें आप कि अगर 200 अरब से शुरू हुआ था या 300 अरब से शुरू हुआ था, जब 15 साल उसको डिले किया गया तो वो 400 अरब पे पहुंच गया। यानी उसकी कॉस्ट जो है वो 200 और 300% हाई हो गई। तो अब इससे साबित क्या हुआ
कि जो हमारी एक मिस प्लान होते हैं हम लोग, या हम सही प्लान नहीं करते, हमारे यहाँ सही किसी भी काम को सही तरीके से किया नहीं जाता, उसका पता है क्या इफेक्ट होते हैं? उसके दो नुकसानात होते हैं। एक तो जो पब्लिक जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं उसको वो, अब ये इन्होंने जो अभी कहा कि मैं वाटर टैंकर लेता हूँ, यही पोजीशन डीएचए में हमारे यहाँ भी, मतलब ये टैंकर का पानी आता है, पानी आता ही नहीं है। सो अगर ये प्लानिंग पहले सही प्लानिंग की जाती, अब अच्छा जो आज से 20 साल पहले जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन थी, आज उसके मुकाबले में हमारी इकोनॉमी की पोजीशन बहुत खराब हो गई है। यानी मैं इसकी मिसाल दूंगा कि अगर फर्ज करें आपके पास 10 लाख रुपए थे एक जमाने में और आपको गाड़ी लेनी थी, आपने वो गाड़ी 10 साल पहले नहीं ली, आज आप अगर वो गाड़ी लेने जाएंगी तो वो 30 लाख की हो गई, और आज इनकम 30 लाख की नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। K4 जब तक यहाँ पर कराची में ये नहीं होगा उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। आप सुन रहे हैं इसके ऊपर काम हुआ है, थोड़ा सा फंड्स भी इसके रिलीज हुए, लेकिन ये बहुत खराब सूरत है। इस पे हम बात करते हैं, हमारे पास कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची गुलिस्तान जौहर से जी। चंद सेकंड ज्यादा का तालिब हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोग इस मसले पे बात करें, बड़ी खुशाइन बात है, वेरी गुड। और दूसरी बात, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में मीठा पानी एक अरसे दराज से नायाब है। और तीसरी बात के जितने ओवरहेड ब्रिजेस हैं सर, इनकी मेंटेनेंस का कोई इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर लोगों ने फजलात और गंदगी और जंग इस तरीके से है कि अगर 50 साल इस पुल को चलना था तो 5 दिन में ये सड़ गल जाए। और सर चौथी बात कि जो लोग कराची के संभालने के कंसर्न थे, हमारे माशी हालात कराची के तो हालात हो गए खराब, जो कि पूरे पाकिस्तान को देख रहा है, पाल रहा है, लेकिन उनके हालात दिन ब दिन अच्छे हो गए। तो ऑनेस्टी की भी क्या जरूरत है कि नहीं, इस पर भी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। जी जी देखिए जी, मसला ये है, बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। बात फिर वही आ जाती है कि मेगा सिटी के हिसाब से आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि एक ब्रिज बन गया, उस ब्रिज की मेंटेनेंस अगर आप अपने घर में सफाई ना करें, तीसरे दिन आपके घर की हालत क्या होती है। तो अगर ये ब्रिज होते हैं या रोड्स होती हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका मसला यही होता है कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर रोज आए दिन इसमें खराबियां होती चली जाएंगी। एक वक्त आएगा कि वो कहीं से टूट जाएगा, खुदा न खास्ता कोई इसमें हादसा भी होते हैं। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे एक देख रहा था वीडियो, उसके अंदर आया था कि कराची यूनिवर्सिटी के आसपास कोई एक ब्रिज बना हुआ है जो पैदल चलने वालों के लिए, उस ब्रिज के 2 स्टेप्स जो आयरन के थे वो गायब हैं। और एक बच्ची थी, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही होगी, वो उस ब्रिज पे चढ़ी और वो 2 स्टेप जो बीच से गायब थे, उसने फिर उसकी साइड वाली जो हैंड उसकी रेस्ट की होती है उसके ऊपर अपना हाथ रख के और पाँव रख के और फिर उसने वो 2 स्टेप्स क्रॉस किए। तो आप ये सोचें कि कितनी छोटी सी चीज़ है, ओवरहेड ब्रिज जो होता है वो कितनी छोटी सी चीज़ है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। मसला ये है ओन नहीं करते। जिस इदारे का जो काम है, इदारा तो लगा हुआ है अपने चक्करों में, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए, कहीं ऊपर से दबावगी से वो काम नहीं करते, और कहीं कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं कि इदारे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये मेरा डोमेन नहीं है, वो कहते हैं ये मेरा डोमेन नहीं है। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब तक कि मैंने कहा ना, हर आदमी ओन नहीं करेगा इसको, और इवन हम एज ए सिटीजन भी अब हैं, हमें भी ओन करना है, इदारों को भी ओन करना है, जब जाके ये होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर ब्रिजेस वगैरह की इसकी टेक केयर के लिए, इसकी देखभाल के लिए इदारे होते हैं, वो इदारे देखते रहें तो ये चीज़ें नहीं हो। उसको बिल्कुल जब वो एकदम यूं करके होने लगता है, गिरने लगता है, उस वक्त वो सोशल मीडिया पे चलता है, फिर अखबारों में आता है, फिर अचानक इदारे जागते हैं और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग, लेकिन उस वक्त तक वो इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो नहीं फिर सही होता, और उससे ज़ाहिर ज़िंदगी के खतरात होते हैं, हादसात होते हैं। ये सारे मसाइल इसी वजह से हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एरिया बताए जा रहे हैं गुलशन, और ये अभी जो कॉल आई थी इनके पास मीठा पानी नहीं, गुलिस्तान जौहर, बिल्कुल, और गुलशन से उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आज 35 साल से टैंकर ही आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि एक घर अगर यहीं से छोटी सी अगर मैं बात करूँ तो एक घर है, उसमें एक माँ है, एक बाप है। अगर बच्चों में से किसी एक बच्चे के साथ नाजायज़ हो रहा हो, उसके साथ मतलब गलत हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, कि उसकी बात सुनी ना जाए या उसे जो चीज़ें चाहिए वो मिल नहीं रही हो, तो माँ बाप दोनों मिल के जो है ना वो कोशिश करते हैं कि इसे वो सारी चीज़ें मिले। जब सब बच्चों को मिल रही हैं तो इसको भी मिलनी चाहिए, अगर उतनी नहीं मिल रही तो जो इसका हक है वो ज़रूर मिले। तो मुझे ये समझ नहीं आता, कराची जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, कराची रोशनियों का शहर, कराची में तमाम सूबों से लोग कमाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से कमा के अपने घरों में अपनी जगहों पर पहुँचा रहे हैं, और वो सूबा जो है वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद जब बात होती है कराची की तो
किया क्या जाता है कि एक दूसरे की टांग खींची जाती है, शोर शराबा होता है और उसके बाद बात वहीं ठंडी हो जाती है। हम आवाम को महंगाई में उलझा के रख दिया है। हम रोटी रोजी के चक्कर में सुबह निकलते हैं, रात को घर में आते हैं और रात को इतने थके हुए आते हैं कि हम इन मसाइल पे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सुनने वाला कोई नहीं है, इस पे बात करके हम टाइम ज़ाया करेंगे और हम सो जाते हैं। तो अब हमने सोना नहीं है, हमने जागना है और हमने कोशिश करनी है कि सबको जगाना है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज है इतवार का दिन, संडे का दिन। यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में या तो हमारा शो देख रहे होंगे या तो एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। आज एक अच्छा संडे और इसका ब्रेकफास्ट कहीं बाहर जाके एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि आप, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ जितनी चीज़ें मेरे हाथ में है। अवाम इस टाइम बहुत मजबूर है, दुआ करते हैं कि इसी तरह आप खुश और आबाद रहें जी। कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं, अपने मसाइल भी बता रहे हैं। हम कराची के मसाइल पे भी बात कर रहे हैं और मैं ज़रा स्कूल्स की तरफ और ये कोविड-19 का जो सिलसिला था इस पे सवाल कर रही थी, पर कॉलर आ गए तो मुझे याद आ गया कि फिर मुझे इस पे बात करनी है। लाइव कॉलर फिर आ गए जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम शफीक है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम जितनी भी पार्टीज हैं इनको तो आप एक साइड पे रखिए। जो हमारा सदर कराची से जीता है आज अलवी साहब, ये कराची के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये सदर है किस चीज का? ठीक है जी, ठीक है जी। लाइन ड्रॉप हो गई, उनकी कॉल आई थी और जैसे फिर कॉल आती है तो इनका सवाल लेते हैं। ये मुझे बताइए, ये जो सिलसिला 1 साल से रहा कि स्कूल पहले बंद हो गया, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। पहले हमें कहा जाता था कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, फिर हमने बच्चों को खुद हाथ में मोबाइल दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस, और उसके बाद अब जब स्कूल रेगुलर हो चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं, फिर भी वो पढ़ाई समझ नहीं आ रही, ना स्कूल्स में उस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बच्चा जो है सर्वाइव करेगा। और उसके साथ साथ जो मेन वालिदैन का मसला है, जो कि अभी भी है, ये नहीं कि रेगुलर हो गया तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं मामलात। जिन वालिदैन के बच्चों के जो फीसें हैं अभी तक रुकी हुई हैं कुछ मंथ्स की, उस पर बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बच्चों को या तो माँ बाप मजबूर हो के फ़ीस नहीं पे कर सकते, क्योंकि कोरोना के अंदर ना हमारी सैलरीज डबल हुई थी, बल्कि ऐसा हुआ था कि जितने दिन हम नहीं आए थे हमारी सैलरी कट चुकी थी, जो सच्ची बात है। मतलब मैं क्लियर बात करूँ, कुछ लोगों को तो काम से फारिग बिल्कुल कर दिया था, निकाल दिया था। अब लोग फिर रूटीन पे आए हैं, काम स्टार्ट हुआ है, अब मिलना शुरू है। पर स्कूल वाले तो आपकी दूसरी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं वो पूरी सैलरी फीस जो है वो पे करें हमें। जब माँ बाप नहीं पे करते तो वो बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। तो हमारा मुस्तकबिल तो ये बच्चे हैं और हम उन बच्चों को ही एजुकेशन से, पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। तो ये किस तरह का मुल्क है, ये किस तरह के लोग हैं, आगे आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? देखें, बेसिकली मसला ये, यहाँ 2 चीज़ों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है तालीम और एक होती है सेहत। और दुनिया में तमाम जितने भी मुल्क हैं उनमें प्रायोरिटीज इन 2 चीज़ों को दी जाती है। ठीक है जी, हैदराबाद से कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? खैरियत ठीक ठाक जी, अल्लाह का करम। कैसे आप? हमारा ये, मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ, बहराड़ी का रूलर का हूँ जी। यूनियन काउंसिल हथड़ी नंबर 1 PS 62 जी। ड्रेनेज का और वाटर सप्लाई का मसला है, कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये सवाल तजीगार से पूछिए जरा। जी जी जी, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले इस सवाल का हम जवाब लेते हैं, फिर जो मैंने सवाल किया उस पर मैंने तवील आपसे जवाब डिस्कस करना है। जी जी, देखिए बेसिकली मसला ये है कि प्लानिंग नहीं की गई ना। अगर प्लानिंग की जाती तो अगर कराची एक मॉडल सिटी बन जाता, दुनिया में हर जगह, मैंने कहा ना, मेगा सिटी पे कंसंट्रेशन दी जाती है। मेगा सिटी जब आपकी सही हो जाती तो फिर जाहिर है हैदराबाद, उसके बाद सक्खर, आपके पास एक मॉडल आ जाता। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि एक बड़ा काम आप जब कर लेते हैं, एक आपने 12 मंजिला बिल्डिंग बना ली, तो फिर आपके लिए घर बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप एक मेगा सिटी को कंट्रोल नहीं कर सके तो नतीजा क्या हुआ कि फिर उससे जो थोड़ी सी छोटी मेगा सिटी थी वो भी फिर वर्स्ट हो गई, फिर उससे जो छोटी मेगा सिटी थी वो भी वर्स्ट हो गई।
आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, और आपके पास जो पैसा है जो आप दिखाते हैं कि आपने लगाया वो लगता नहीं है। वो आपको पता है उनमें क्या मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ जो करप्शन है और जो रिश्वत है और जो ये इस तरह की चीज़ें, इन्होंने जो है ना इसने माशरे को तबाह कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ चलो ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत लेता है तो वो ले भी ले, बट जो बचता है वो लगाए तो सही। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर 100 रुपये लगा रहे हैं, अगर उसमें 10-20 रुपये टैक्सेस चले जाते हैं, 5-10 रुपये अगर कोई कमीशन भी चला जाता है, कोई रिश्वत भी चली जाती है, फिर भी 70 तो नजर आना चाहिए, 65 तो नजर आना चाहिए। आपके पास 65 भी नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि जितना लगाया भी गया वो भी इस बेढंगे तरीके से लगाया गया जिसके रिजल्ट नहीं आए। वरना आप मुझे बताएं, क्या 70 साल में पैसा नहीं लगा होगा? मैं आई थिंक 8,000 अरब लगाए शायद पिछले कोई 10 सालों में कराची के ऊपर। आपको नजर आता है? नजर नहीं आता, क्योंकि जो लगा वो भी इस तरीके से लगा कि ना वो उसमें कोई प्लानिंग की गई, ना उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी गई, ना उसको देखा गया कि वो कितना चलेगा, किस तरीके से हम उसको। आप थोड़े पैसे से भी अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। आपके पास नहीं है बजट अगर हजारों अरब का, तो आप, लेकिन आप तरीके से तो कर सकते हैं ना। एक मॉडल सिटी बना, एक एरिया आप पहले पकड़ लें कि जी इस एरिया को हमने बिल्कुल बेहतरीन करना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लें आप तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वजह यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या? आज हैदराबाद से भी शिकायत आनी शुरू हो गई, कराची से तो आप कर ही रही थी, कराची का सुबह से जिक्र, अब एक हैदराबाद की भी कॉल आ गई, थोड़े दिन बाद सक्कर की भी आएगी। क्योंकि आप कराची, हम ये कहते हैं कराची में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, ये प्रॉब्लम हैदराबाद में भी है, ये सक्कर में भी है, हर जगह ये मसाइल हैं। वाटर स्टेवरेज बोर्ड, वाटर के यूरोप बन गया थर, तो वहाँ कोई मसाइल नहीं, आप जाके देखें, मतलब लाड़काना जिसके ऊपर इतना सारा पैसा लगा है। नहीं, मैंने कहा मैं तो यूरोप, क्योंकि जो महंगाई होगी, जो हालात है, मैं तो यूरोप नहीं जा सकती, चलें थर से चक्कर लगा के आते हैं जिन लोगों को जाना है। जी बिल्कुल, नहीं, हर जगह यही है। मैं कह रहा हूँ ना, कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। वजह नजर आने की, ना नजर आने की वजह यही है, जब तक एक्सपीरियंस टीम नहीं बैठेगी, जब तक अपने मफादात को हटाकर सिर्फ एक जो काम फोकस कर रहे हैं, अच्छे ईमानदार लोग नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। आप और 10 साल इसको, आप 1100 अरब के, आप इसको 2200 अरब दे दें, जब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा कि आप बजट अलॉन्ग विद द टैलेंटेड पर्सन, बजट अलॉन्ग विद द विजन पर्सन, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद चेक एंड बैलेंस भी होना उसके बाद चाहिए। चेक एंड बैलेंस होगा, कि आपने दे दिया और देने के बाद कहा आपने कि हमारा काम हो गया, बस काम हो या ना हो, आपने देखते रहना है। यहाँ हर चीज को किसी बड़े को देखना पड़ता है, और जाहिर है सीएम है या चीफ सेक्रेटरी है, उनके अपने दूसरे मसाइल इतने होते हैं कि वो फिर उस तरफ तवज्जो नहीं देते। नतीजा क्या है? वो जब छोड़ देते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, तो ब्यूरोक्रेसी में माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे खराब हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया गया है जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा जी, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कोविड-19 में जो स्कूल का सिलसिला और ये सारी चीजें, इस पे जरूर बात जी हमारी बात हो रही थी इस पे। बेसिकली मसला ये कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूलों में प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमने स्कूलिंग स्ट्रक्चर जो है ना अपना शुरू से खराब किया हुआ है। हमारे यहाँ जो मतलब कराची में जो स्कूल है, वो जाहिर है उनकी फीसें इतनी ज्यादा हैं, और वो भी बहुत ज्यादा प्लान करके नहीं बनाए गए, इसलिए उसका भी रिजल्ट नहीं आता। और उसके बाद विलेजेस में तो आपको पता है स्कूलों में भैंसें बंधी होती हैं, स्कूलों में घोड़े बंधे होते हैं, स्कूलों में जो है वो कुछ भी नहीं होता, वहाँ 2 कमरे के स्कूल भी नहीं होते, और अगर 2 कमरे के स्कूल भी हैं तो उसके अंदर आपको ना टॉयलेट्स है, ना उसमें पीने का पानी है, ना उसमें टीचर है। तो इसको कोविड को आप ना कहें, कोविड को खाम आप बेचारे को कसूरवार ठहरा रही है। इस पे बात करते हैं, बिल्कुल आपने सही बात की, इस पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये इशू अब लग रहा था सबको कि शायद इस वजह से है, पर इशू ये कब से है, इस पे आपने नजर जरूर डाली है और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉलर जो है कॉल ड्रॉप होगी तो दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वो जवाब देने में थोड़ा लेट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड को कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते। कोविड की वजह से ये मसाइल नहीं आए कि स्कूलों में प्रॉब्लम, हाँ कोविड की वजह से ये जरूर आए हैं कि मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जो बेचारे जो पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो उनकी जॉब्स चली गई हैं, या उनके साथ ऐसा मसला, वो एक फैक्टर है। बट वो फैक्टर हमारी पढ़ाई के निज़ाम को या हमारी तालीम को नहीं डिस्टर्ब कर रहा। वो मसला ये है कि हमारा चूंकि शुरू से कुछ भी नहीं था और हमने स्ट्रक्चर तालीम का बनाया नहीं था, हमारे यहाँ पहले ही तालीम ज़बूहाली का शिकार थी, हमारे यहाँ पहले ही तालीम वर्स्ट कंडीशन में थी। फिर जब कोविड आया तो उसके इफेक्ट्स उसके ऊपर पड़े बहुत ज़्यादा। दुनिया में हर जगह कोविड के इफेक्ट्स पड़े एजुकेशन पे, लेकिन उन्होंने उसको, चूंकि उनका पहले से स्ट्रक्चर मजबूत था, उनकी पहले से प्लानिंग्स अच्छी थी, उन्होंने अपने तालीम के स्ट्रक्चर पर अपनी बिगिनिंग से तवज्जो दी थी, तो इसलिए उनको पर इतना असर नहीं पड़ा। उन्होंने उसके अल्टरनेट बहुत सारे रास्ते निकाले और वो मतलब आगे निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ ये कि शुरू से तालीम
खराब थी शुरू से। जहाँ पर देखिए ना, नकल हमने नहीं रोकी, रिश्वत देके टीचर की नौकरी हमने नहीं रोकी, टीचर पर देखभाल हमने नहीं रोकी। यहाँ पर पोजीशन ये है कि अगर हमारे जो मतलब तालीम के मिनिस्टर हैं और बड़े अच्छे हैं, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, बड़े मीडिया पे रहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि उन्होंने किसी तालीमी इदारे का जाके दौरा किया हो, कभी उन्होंने किसी कॉलेज पे जाके चेक किया हो, कभी किसी स्कूल में जाके उन्होंने जाके असातिज़ा को देखा हो, या किसी सेक्रेटरी ने? जाहिर है उनके अपने इतने मसाइल हैं, उनकी अपनी इतनी, उनको पार्टी को डिफेंस भी करना है, उनको मिनिस्ट्री भी चलानी है। तो होना ये चाहिए कि कोई भी पार्टी पहले फिक्स कर दे कि जी जो इंफॉर्मेशन का वजीर है ना, वो पार्टी के मसाइल और पार्टी पे होने वाली तनकीद का जवाब देगा। अगर एक्साइज का मिनिस्टर है वो एक्साइज के काम करे, अगर तालीम का मिनिस्टर तालीम के काम करे, अगर हेल्थ का मिनिस्टर हेल्थ के काम करे, तो वो उन जगहों पर आपको तब्दीली नजर आएगी। आपका तालीम का मिनिस्टर, आपका हेल्थ का मिनिस्टर, सेंटर इस्लामाबाद से एंड प्रोविंस बोथ। पहले ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं प्रोफेसर डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। तालीम के हवाले से मैंने करनी कि जो निसाब हम बार बार बदलते हैं, जी। एग्जामिनेशन का सिस्टम बार बार बदलते हैं और बच्चों के स्कूलों में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। आज के बच्चे के पास कोई एम नहीं है। वो ये कहता है बायोलॉजी में फेल हो गया तो मैथ का एडिशनल पेपर दे दूंगा, मैथ में फेल हो गया तो मैं आई.कॉम रखूंगा। हमारे दौर में ये होता था, अगर हमने डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो हम बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड में जाते थे, कम से कम हमारी बेस बनी हुई होती थी। अब यहाँ पर ना कोई बेस होती है बच्चे की, ना कुछ, इतने सारी उसके पास वैरायटी है कि वो खुद कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। दूसरी बात ये कि जो हमारे टीचर होते हैं वो अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बिठा लेते हैं और जिनको वाकई पढ़ाने की जरूरत है वो पीछे रह जाते हैं। यही होता है कि मैट्रिक के बाद वो 3 साल तक फेल होते हैं, उनकी तालीम मैट्रिक रह जाती है और ना वो आगे पढ़ सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। उम्र का एक हिस्सा भी उन्होंने गंवा दिया। इंग्लिश का मसला ये है कि किसी को इंग्लिश आती नहीं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो भी उर्दू में पढ़ाते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप कोई लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेट कभी भी असल का बंदे बादिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि टीचरों की ट्रेनिंग करें, एक माहौल दें तालिब इल्म को, उनको बताएं आप जिस फील्ड में आ गए हैं उसी में आपने रहना है, उसी में जाकर आपने काम करना है। दाखिले धड़ाधड़ देना है जी, और दाखिले धड़ाधड़ हो रहे हैं, पॉइंट्स भर भर के जा रहे हैं, मगर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। पढ़ने के बाद उनके पास एमफिल पीएचडी की डिग्रीज होती हैं, ना उनके पास कोई एम होता है। वो कहते हैं कुछ नहीं तो मास्टर ही भर्ती करवा दें, मिनिस्टर के पास जाके कहते हैं। अब जब मजबूरी के तहत वो मास्टर बनते तो वो क्या पढ़ाएंगे? एम होना चाहिए। अगर आप मास्टर, मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, मैंने ये एम किया था, मैं जिस फील्ड में भी जाऊंगा प्रोफेसर बनूंगा। मैंने 12 मास्टर, 2 एमफिल, 2 पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, फाजिल उर्दू, फाजिल अरबी, लेकिन मैंने ये कहा था मैं बनूंगा प्रोफेसर, मैं और कुछ भी नहीं बनूंगा। क्योंकि जब तक एम नहीं होगा आपके पास, आप अपने गोल नहीं कर सकते, आपके पास एक थिंकिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं उनकी टांगे, जो भी काम करने वाला होता है ना, उसके इतने दुश्मन होते हैं कि वो काम करने ही नहीं देते उसको। तो ये कम से कम खत्म किया जाए। हमारे यहाँ इतना सिविलाइजेशन तो आ जाए कि काम करने वाले को कम से कम काम करने दिया जाए। बिल्कुल जी, आपने जो बात की वो गेस्ट भी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी सुन रहे हैं, तो हम इस पे भी जरूर बात करेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि एमलेस जो पढ़ाई होती है वो सही नहीं है। असल में होता क्या है, डॉक्टर साहब के ज़माने में, हमारे ज़माने में ये होता था कि 2 ही चीज़ें मोस्ट ज़्यादा होती थी कि मतलब बच्चे से अगर पूछोगे आपको क्या बनना है तो वो कहता था मैं डॉक्टर बनना है, ये इंजीनियर बनना है। ये बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जो कहते थे पायलट बनना है। अच्छा, अभी जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं। उसमें ज़ाहिर है आईटी हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मास कम्युनिकेशन, इतनी ज़्यादा फील्ड आ गई हैं कि ये मतलब कंफ्यूज सा एक सिचुएशन रहती है कि बच्चे को शुरू से नहीं पता होता उसे कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें बच्चे को ये पता हो कि उसने, उसकी सबसे पहले देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, और जहाँ पर वो जिस फील्ड में वो रहना चाहता है उस फील्ड के हिसाब से उसकी तालीम जो है ना उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक होगा। जब जाहिर है अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ सका, उसने स्विच किया, तो वो फिर जाहिर है वो फिर क्या होगा, इसी तरह होगा कि मतलब वो चेंज करता रहेगा और बिल्कुल एमलेस एजुकेशन जो है ना उसको उसकी तरफ जाएगा वो। लेकिन एमलेस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए आपको। मगर देखिए फिर वही बात आ जाती है कि ये चीज़ें एक दिन में ना होनी है ना होंगी, इसके लिए प्लान्स होते हैं, इसके लिए प्लान्स फिर वही आते हैं नर्सरी प्राइमरी, नर्सरी प्राइमरी, नर्सरी प्राइमरी लेवल पे जब तक आपकी गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी, वहाँ से ग्रोथ नहीं करेगी, वहाँ से एजुकेशन स्ट्रक्चर को सही नहीं करेगी,
पॉसिबल ही नहीं है कि आप हायर साइड पे जाके अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को आप सही कर लें। हायर साइड पे आप एजुकेशन स्ट्रक्चर सही करेंगे, क्या होगा, एक बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, उसका अब्बा का पैसे होंगे, बाहर भेज देगा, बाहर पढ़ने जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा। 99% तो बच्चे वापस नहीं आते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे पास रही सही थोड़ी बहुत एजुकेशन रह गई, अच्छे लोग रह गए, वो सारे बाहर जाएंगे। जब बाहर अच्छे लोग चले जाएंगे तो फिर यहाँ मुल्क कौन चलाएगा? फिर मुल्क जिनके हाथ में आएगा, जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास विजन नहीं होगा, उनके पास स्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग नहीं होगी, उनके पास दिमाग नहीं होगा, उनके पास मेहनत करने का जज्बा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हम कराची मेगा सिटी का भी रोते रहेंगे, हम हैदराबाद के लिए भी रोते रहेंगे, हम सक्कर के लिए भी रोते रहेंगे, हम लाड़काने के लिए भी रोते रहेंगे, हम इसी तरह रोते रहेंगे। हमें आंखें खोलनी चाहिए। अब मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा सारे सियासतदानों से, कल हो गया ना अदम एतमाद, बस अब खत्म करें किस्से को। ये आगे सोचें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचें। क्या है सियासत? 70 साल से इस मुल्क में सियासत हो रही है, 20 साल से तो इतनी सियासत हो रही है कि सियासत ही हो रही है, हर चीज में सियासत हो रही है। मतलब अगर हम पानी के शुबे में चले जाएं वहाँ सियासत है, वाटर सेवरेज बोर्ड में चले जाएं वहाँ सियासत है, किसी इदारे में चले जाओ वहाँ सियासत है, हमारे अपनी क्रिकेट में सियासत है, हॉकी में हर जगह तो सियासत आ गई है। अब इसको ख़त्म करें और मुल्क के लिए सोचें। इसके लिए बड़ों को बैठना पड़ेगा, एक दफ़ा सोचना पड़ेगा। उसमें जाहिर है हमारी जो अदालत है उसका बहुत बड़ा जाहिर है, हमारे फौजी इदारे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। सारे इदारों को मिल के बैठ के मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। मुल्क बहुत पीछे चला गया है और कोविड के बाद तो हमारे लिए अब आगे मुश्किलात ही आएंगी, आगे आसानियां कुछ भी नहीं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? समीउल्लाह। जी समीउल्लाह, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये लाहौर टाउनशिप से बात कर रहा हूँ। जी जी। वालेकुम सलाम, समीउल्लाह। जी जी, टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर दें ताकि हमारी आपसे बात अच्छी तरह हो सके, वरना कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट। जी जी, अच्छा, ये मैं टूटी फूटी सड़कों के हवाले से बात करना चाह रहा था। जी जी। ये जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है हमारे यहाँ पे लाहौर में, टाउनशिप में, कॉलेज रोड में और ग्रीन टाउन अराउंड, मतलब सड़कों का बुरा हाल है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, टेम्परेरी वो बैंडेज वगैरह लगा दी जाती है, लेकिन प्रॉपर कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। तो मेरी ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इन टूटी फूटी सड़कों का कोई हाल, मतलब कोई हमारे पास तो कोई ऐसे सोर्सेज भी नहीं है कि किसी से हम ना MPA MNA या कोई ऐसे उनसे कोई बात की जाए। ठीक है, ठीक है जी। अभी इस पे भी हम बात करते हैं। लाहौर से भी हमें कॉल आ गई और उन्होंने कहा है कि यहाँ का भी हाल वो बता रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ये कह रहे हैं कि लाहौर का हाल ये है, तो फिर लाहौर के जो जिन्होंने 10 साल हुकूमत की है वो तो कहते हैं कि हमने तो लाहौर को बिल्कुल बहुत अच्छा कर दिया है। तो वहाँ मैं अगर एक हकीकत बात करूं, क्योंकि जिस जगह मैं बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो सच्ची बात है। मैं आज से कोई 2-2.5 साल 3 साल पहले गई हूँ तो लाहौर मुझे बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बारिश हुई, मुझे आधे 1 घंटे बाद जब मैं बाहर गई हूँ तो मुझे पानी रोडों पे, सड़कों पे नहीं नजर आया। जो एक हकीकत है, सच्ची बात है, वो मैं करना चाहूंगी। और अब जो सुन रही हूँ तो मुझे खुद हैरत हुई और मैं आपसे कह रही हूँ एक्चुअली इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ये है कि लाहौर भी बहुत बड़ा है, जिस तरह कराची बहुत बड़ा है, लाहौर भी बहुत बड़ा है। तो जाहिर है लाहौर का 75% या 70% हिस्सा बिल्कुल मेरी नॉलेज में भी है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। वहाँ शुरू से ही प्लानिंग की गई थी, अच्छी प्लानिंग की गई थी। उस वजह से कराची से हम यूं कंपेयर नहीं कर सकते कि कराची की तो बिल्कुल ही सिस्टम सारा खराब है ना। लाहौर में हो सकता है कुछ एरिया हो या इनके कुछ एरिया होंगे जहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम होगा और वो इन्हें महसूस हो रहा होगा, तो जाहिर है कि उसको भी तवज्जो देनी चाहिए। ऑफकोर्स जाहिर है ये मुल्क, हमारा मुल्क जो है उसमें लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, है तो पाकिस्तान। तो जाहिर है अगर कहीं कोई कसर रह गई है तो वो भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब हम डिस्कशन पे आते हैं तो जाहिर है हमारे सामने सबसे ज्यादा वर्स्ट पोजीशन कराची की, और कराची का मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मेगा सिटी है, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, 60 to 70% रेवेन्यू देता है, ये हर आदमी जानता है। यानी कि एक जगह मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये पता चला कि लाहौर की लिबर्टी मार्केट से जो टैक्स आता है, और शायद पूरे लाहौर का टैक्स जो हम जमा होता है FBR में, उसके मुकाबले में कराची के 2 इलाके, लियाकताबाद और एक और जगह थी, वो इलाके उससे ज्यादा टैक्स देते हैं। सो बात ये कि देखिए वहां पर टैक्स भी इतना जनरेट नहीं हो रहा, इतना टैक्स नहीं आ रहा, लेकिन पैसा लग रहा है। यहाँ पर टैक्स भी आ रहा है और पैसा नहीं लग रहा। तो अब जो अगर हम ये कहें कि वहां की सूरत हाल अच्छी हो गई, इसका मतलब यहाँ का भी पैसा थोड़ा बहुत वहां लग रहा है। और अगर यहाँ का पैसा यहाँ पर
50% भी लगा दें कराची पे, कराची बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क अच्छा, नजर आएगा। एक चीज पे मैं जरूर बात करूंगी। मुझे ये बताएं, जो आम आवाम के मसाइल है, जो आम आवाम जिन मसाइल से गुजर रही है, वो आम आवाम ही जानती है, ना कि जो बच्चे पैदा ही ऐसी जगहों पे हुए हैं, बंगले, गाड़ियां, एसी, एक अच्छा माहौल में जो चीज़ अभी मुंह से निकली भी नहीं होती और वो सामने आ जाती, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उससे 4 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे? वो अगर बच्चे उस ओहदे पे बैठ चुके हैं कि वो हमारे फैसले करेंगे, जिनको ये नहीं पता कि 4-4, 6-6, 8-8 घंटे हमारे घरों में लाइट नहीं होती, हमारे घरों में गैस नहीं होता, हमारे घरों में पानी नहीं होता, हम लोगों को रोटी का मसला, इतना महंगा आटा, चीनी, ये सारे मसाइल, रोडों के, वो तो खैर जिन रोडों से निकलते हैं वहाँ तो पहले इतनी सिक्योरिटी होती है और वो बड़े क्लियर हुए हुए होते हैं, वो रोड बने हुए होते हैं जहाँ से उन्होंने गुजरना होता है, तो उन्हें क्या पता आवाम के मसाइल? तो कब तब्दीली आएगी? अब उनको हटाना चाहिए, आम आवाम में से लोगों को लेके आए, क्योंकि वो वहाँ से जाएंगे, उनको पता होगा हमारे क्या मसाइल है, हमने हल करने हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए करना तो उसी को, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए कि अगर उनको मसाइल, अवाम के मसाइल सबको पता है, अवाम के मसाइल हमारी हुकूमत को भी पता है, अवाम के मसाइल हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, अवाम के मसाइल हमारी जुडिशरी को भी पता है, अवाम के मसाइल सबको पता है। मसला है कि उसके सोल्यूशन की तरफ जाना, उसके सोल्यूशन के लिए टीमें बनाई जाए, और सोल्यूशन वही लोग करते हैं जो सुकून में होते हैं, जो अच्छी पोजीशन में है, जिनकी रोडें अच्छी हैं, जिनके पास पैसा भी है, तो उनको तो सोचना चाहिए आवाम के लिए। कौन हमारे लीडर? होता क्या है हमारे यहाँ कि एक इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन जैसे आपने सुना होगा अभी हुए थे। अब जब एक सेनेटर 4 जगह पैसे दे के आएगा तो वो फिर आवाम के मसाइल की तरफ तो नहीं सोचेगा ना, उसके जहन में तो होगा सबसे पहले भाई जो मैंने इन्वेस्ट किया उसको वापस लाओ। तो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर एक अजीब गंदे से सिस्टम में लपेटा हुआ है। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी, जब तक इसमें इनिशिएटिव लेने वाले बोल्ड अफसरान नहीं आएंगे, बोल्ड लीडर नहीं आएंगे, इस मुल्क की हालत यही रहेगी। हम नहीं बदल सकेंगे, आवाम नहीं कर सकती। आवाम क्या करेगी? हाँ, आवाम एक काम कर सकती है, ये मैं जरूर आपको मैसेज दूंगा, वोट देते वक्त जिस वक्त स्टैंप लगा रहे हो ना, उस वक्त मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये उसका बेटा है, ये उसका भाई है, ये उसका चाचा था, ये हमारा मतलब बिरादरी का बंदा है, बिरादरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए वो आदमी जिसके ऊपर हम स्टैंप लगा रहे हैं, जिसको हम एमपीए ला रहे हैं, जिसको एमएनए ला रहे हैं, जो आगे जाके मिनिस्टर बनेगा, जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या उसका कैरेक्टर ऐसा है? क्या उसकी जो जिंदगी थी वो किस तरह गुजरी है? तो हम एक अगर पराठे पे और बिरयानी की प्लेट पर वोट देना शुरू कर देंगे तो हमारी कौम का यही हाल रहेगा। हमें वोट देते वक्त सबसे ज्यादा केयर करनी है। नेक्स्ट इलेक्शन में देखभाल के वोट होंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसी लीडरशिप आएगी, वो लीडरशिप काम करेगी। ऐसे लीडर आए, चाइना ने 10 साल में तरक्की की, दुबई हमसे देख के दुबई ने अपनी एयरलाइन बनाई थी। हमारी एयरलाइन का हाल क्या हो गया? और दुबई की एयरलाइन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। और बनाने वाले कौन थे? पाकिस्तान की एयरलाइन वाले। आज भी पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप सोच नहीं सकती, आप सोच नहीं सकती, शो का टाइम उनको मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल जी, ये बहस बहुत लंबी है और फिर नेक्स्ट टाइम कभी आपको जरूर इनवाइट करेंगे और इस पर और भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे K21 चैनल और इस पे मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, सैटरडे संडे 9 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हम हर टॉपिक पे बात करें, मसाइल पे बात करें और हर चीज़ पे बात करें। कहीं ना कहीं अगर मैं चूक जाऊँ तो ज़रूर कॉल करके आप ज़रूर बताया करें। इसी तरह अपनी मोहब्बत, प्यार हमारे चैनल को, हमारे शो को देते रहें, इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हैं तो हम इसी तरह खुश अपने काम करते रहेंगे। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँ, ये जो खूबसूरत महरून कलर का ड्रेस मैंने पहना हुआ है, जो कि खुशी की अलामत मुझे लगता है, ये हमारी जो डिज़ाइनर है प्रेड बाय फिल्जा, ये उनका ड्रेस। अगर आप लेना चाहें और इससे खूबसूरत ड्रेस भी लेना चाहें तो उनका इंस्टा के पेज और फेसबुक का पेज, आप वहाँ जाएँ, उनको फॉलो करें और जो ड्रेस पसंद आता है वो सिलेक्ट करके ज़रूर ले लें। अच्छा जी, अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, क्योंकि शो का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ करें हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करे और हम जो है आगे जाएं, तरक्की करें, खुशहाल हो जाएं और हम भी एक दिन यहाँ बैठ के मैं भी शो करूँ और मैं कहूँ कि कराची के मसाइल कोई नहीं है, पाकिस्तान में कोई मसाइल नहीं है, और वो दिन कब आएगा ये दुआ हम सब ने मिल के करनी है कि ऐसा कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अल्लाह हाफिज़।